Okay, guys. So I welcome you all to the very new lecture of our fast track batch, that is Law का fast track batch, Companies Act 2013. We are going to cover CA, inter corporate and other laws here. ठीक है। और अभी हम लोग जैसे चालू कर रहे हैं, अभी हम लोग अपने मेन चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोगों ने कल पढ़ा था, इट वाज गुड। बट आज हम लोगों को चैप्टर 2 पढ़ना है। ठीक है। अब ये जो चैप्टर 2 है, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन। एक बार थोड़ा सा रिकेप कर देगा, तुमको थोड़ा सा याद होगा। अपने पास कितने सेक्शंस है? वी हैव 470 सेक्शंस इन दी कंपनीज एक्ट विच आर डिवाइडेड अंडर 29 चैप्टर्स एंड वी हैव 7 शेड्यूल्स। ग्रेट। ठीक है। तो ऐसे अपना पूरा बंटा हुआ है। उसमें से अभी हम लोगों ने जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट वाज प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर हम लोगों ने दो सेक्शन पढ़े थे। Section 1, which talks about short title, extend, commencement, and application. Very one important one was application. We completed everything. Here we noted special law generally prevails over जनरल लॉ। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि कंपनीज एक सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जो स्पेशल लॉ में बनी है, जिनके प्रोविजन के साथ अगर कभी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन इनकंसिस्टेंट हुआ तो उनके प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल, दिस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन विल सेटल डाउन। ओके। नेक्स्ट वी learned about 20-30 definitions. We have around 95 to 96 definition in section 2, which are clauses, right? We have this much of definition, but we covered around 20-30 definition yesterday in the last class, right? Now what we are going further is on the chapter 2. Now chapter 2 is for incorporation of company. So this is what, this is the Bear Act of the Companies Act 2013। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो बेयर एक्ट है, उसमें इन्होंने वैसे ही चैप्टर बांटे। तो अपने जो मॉड्यूल का चैप्टर है वो भी चैप्टर 2 है, इफ यू गाइस कैन सी हियर। ठीक है। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये भी यही है और हमारा जो बेयर एक्ट है वो भी यही है। तो वहीं से इसके सारे सेक्शन है। सर ये सेक्शन कहाँ से चालू होते हैं? देखो, सेक्शन 2 में खत्म हुआ था फर्स्ट चैप्टर, तो सेक्शन 3 में चालू होगा। सर खत्म कहाँ होगा? सेक्शन 22 में। तो इसका एक बंच हो गया, इतने बंचेस ऑफ सेक्शन का एक चैप्टर बना है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो वहाँ पे फॉर्म्स आएंगे। वी नीड टू फाइल फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स वी नीड टू फाइल। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज इन मैटर इंसिडेंटल देयर टू, जो भी उससे रिलेटेड मैटर्स है, कंपनी बनाना, कंपनी बनाने के लिए एक्स वाई जेड जो भी चीजें लगती है वो, एंड उससे रिलेटेड मैटर्स। तो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। नाउ इसमें जो भी फॉर्म फाइलिंग होगा ना, किसके पास? ROC के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो उसका नाम जनरली क्या होता है? INC। INC 1 2 3 4 32 स्पाइस, ऐसे करके अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे। सर अगर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें जो फॉर्म का नाम होगा ना वो अपने आप ऐसा हो जाएगा, पास। पास 1 2 3 4, PS, जनरली PS बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये मतलब प्रॉपर फॉर्म्स है, मैंने नाम नहीं दिए शॉर्टकट। ये नाम जो दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब कंपनीज एक्ट को प्रॉपरली पार्लियामेंट के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है। तो ये उसके अलग फॉर्म है। सर जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ वाला, तब क्या हो जाएगा? SH, शेयर कैपिटल से, शेयर से बना SH। तो SH 1 2 3 4। सर इसके बाद अगर डिपॉजिट पढ़ेंगे तो डिपॉजिट में DPT हो जाएगा। DPT, DPT मतलब डिपॉजिट। तो DPT ऐसे उन्होंने बनाया। तो ये उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। चलो ठीक है, अभी अपन लोग उसमें नहीं जाते हैं, अभी अपन लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? Starts from section 3, ends on section 22। तो वी हैव अराउंड दिस मच ऑफ सेक्शंस। नाउ इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, ये भी अच्छे खासे मार्क्स का आ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो वी नीड टू डू इट वेरी वेल। तो करें सर? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ कि ये कैसे चलता है और कैसे इसमें सब चीज़ें होती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी सेक्शंस बने हुए हैं, बटे हुए हैं, वो किस सेंस में बटे हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 3, दैट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी बनाने के लिए क्या लगता है, कितने लोग लगते हैं, कैसे एक कंपनी बनती है। फिर उसी से रिलेटेड एक आएगा सेक्शन 3A। ए फॉर अमेंडमेंट बोल सकते हो, मतलब ये एक नया इसके अंदर क्लॉज इंट्रोड्यूस है, मतलब एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस है इसके अंदर में ही। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शन 3A। 3A के लिए भी हम लोग अंदर बात पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 4 में मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। 5 में आर्टिकल्स के बारे में। 6 में पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स कभी भी किसको ओवरराइड नहीं करेंगे, एक्ट को। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है। कोई अगर आप लोगों को नॉइज लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना। क्लियर है ना? ओके ग्रेट। ओके ओके ओके। सो
एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये पढ़ेंगे कि एक्ट सुप्रीम है कि मेमोरेंडम आर्टिकल सुप्रीम है। भाई एक्ट सुप्रीम है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे अच्छा चीज आता है सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है। एक्चुअली पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले पता है क्या तुमको, कि कैसे कंपनी बनाई जाती है, मतलब कैसे कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बेसिक्स तो हमने पढ़ लिया, गारंटी कंपनी, ये कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। बट सर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, हमको क्या क्या सेक्शंस को फॉलो करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्या फॉर्म फाइलिंग करनी है, एवरीथिंग इज रिटन अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे, और मेनली सेक्शन 7 बताते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर सेक्शन 8 कंपनीज जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज एनपीओ एनजीओ जो आप लोग बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं यहाँ पे, जो जनरली कौन सा काम करती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का। इसके बाद फिर कुछ कंपनीज हो, फिर आता है कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई अगर आज एक कंपनी बन गई, रजिस्टर हो गई, तो उसके पास क्या कोई राइट्स और लाइबिलिटीज आएंगे क्या। ठीक है, अच्छा कंपनी रजिस्टर होती है तो उसके साथ साथ क्या रजिस्टर हो जाते हैं, उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कुछ बातें, कुछ प्रोविजन लिखे रहते हैं, तो वो कैसे इफेक्ट में आएंगे, वो कैसे लगेंगे, वो सेक्शन 10 में है। ठीक ठीक है, सेक्शन 11 ओमिटेड है। ठीक है, अच्छा इसी में सेक्शन 10A है। ठीक है, सेक्शन 10A टॉक्स अबाउट, तो उसमें भी कुछ चीजें पढ़ेंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। कंपनी बन तो गई, कंपनी हम लोगों ने लीगली फॉर्म तो कर ली, डॉक्यूमेंटेशन वी डिड, तो सर अब हम लोग इसके रिगार्डिंग कमेंसमेंट कैसे करेंगे, कंपनी चालू कैसी होगी। आज कंपनी को समझो लोन लेना है, आज कंपनी को अपना बिजनेस चालू करना है, तो व्हाट ऑल डज इट नीड्स, क्या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, फाइलिंग करनी है आरओसी को, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज आती है रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी की रजिस्टर ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल की अल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे 13-14 में। इसके अलावा अल्ट्रे, अच्छा अगर आपने कोई भी अल्ट्रेशन किया 13-14 में, तो उसकी कॉपी भी आपको नोट करनी पड़ती है, मतलब सारी कॉपीज में उसको नोट करना पड़ता है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्शन 17 में पढ़ेंगे कि जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी अगर कौन मांगता है, मेंबर, तो उसको देना। मेंबर कौन होता है, हमारी कंपनी का मालिक। ठीक है, ऐसे करके सेक्शन 18 पढ़ेंगे, जिसमें कन्वर्जन पढ़ेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, एक फॉर्म ऑफ कंपनी से दूसरी फॉर्म, दूसरे फॉर्म से ये फॉर्म, ऐसे करके। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सब्सिडरी कंपनी शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती अपनी होल्डिंग कंपनी में, और ना ही होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी सब्सिडरी कंपनी को। इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर सेक्शन 20 पढ़ेंगे, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आज के डेट में अगर कंपनी मेंबर को कुछ भेजना चाह रही है और मेंबर कंपनी को कुछ भेजना चाह रहे हैं, तो हाउ दे विल, व्हाट विल बी दी मीन्स, व्हाट विल बी दी सोर्स, कैसे ये लोग भेजेंगे, किसको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे ये। इसके अलावा समझो जो बिल ऑफ, ये जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उसमें कैसे होगा, कोई कॉन्टेक्ट है तो उसमें साइन कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक वगैरह है, तो उसमें कौन ऑथराइज होगा साइन करने के लिए कंपनी के बिहाफ में। तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, से चैप्टर 2 में। तो जस्ट मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया अभी, तो अभी तो हम लोग को बहुत कुछ इसमें से देखना है। वी जस्ट, हमने बस अभी एक चीज देखी, वी जस्ट सीन वन थिंग, कि इसके अंदर कितने सेक्शंस में क्या क्या बातें लिखी, मतलब एटलीस्ट ब्रॉड व्यू में देखिए तो हम लोगों ने बस ये देखा कि इसके अंदर ये सब चीजों से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आएगी। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कम इनटू द टॉपिक। दिस इज अवर, ये आप लोग को आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, लेट्स कम इनटू द टॉपिक, चैप्टर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, पर्टिकुलर, ये जो पीडीएफ है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट की एक खासियत मैं बता देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट बना है, पूरे आपके मॉड्यूल को देख के बना है। ठीक है, मॉड्यूल से ही कंटेंट निकाला है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो मॉड्यूल है ना, इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, इट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, विच सम ऑफ द थिंग्स आर इररिलेवेंट। तो सर कैसे पढ़े, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, और लास्ट 1.5 डेज में हाउ टू कोप एंड हाउ टू सर्वाइव। सो व्हाट आई डिड, आई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैंने उसको निकाल के आपके सामने यहाँ पे एक लिमिट चार्ट के तौर पे या लिमिट पीडीएफ के तौर पे रख दिए। मतलब जितने भी लिमिट्स हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट, मैंने इसको यहाँ पे ला दिया है। तो ये एक समरी नोट्स बोल सकते हो आप, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल समरी नोट, इट कंटेन्स एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज मच एज पॉसिबल, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सके। ठीक है, तो यू गाइस कैन फॉर श्योर यूज दिस। ठीक है, तो सर है क्या ये। अच्छा अभी मैंने क्या आप लोग को ये ब्रॉड ओवरव्यू दिया क्या, कि भाई इतने सारे सेक्शंस हैं हमारे पास, जो सेक्शन 3 से चालू होकर 22 तक चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, तो ये उसका भी इंस्टीट्यूट ने भी पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। क्या उन्होंने बताया, अगर आप क्या, इसको ना 3-4 बंचेस में बांट दिया। इन्होंने बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, कंपनी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ने, तो कौन से सेक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, ये कुछ सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेंबर्स, minimum number of members to form an OPC,
टू फॉर्म अ नॉर्मल कंपनी, सेक्शन 3 एंड 3 ये पढ़ना है। फिर क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो सेक्शन 7 बताएगा। सेक्शन 8 क्या बताएगा, नॉट प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब सेक्शन 8 कंपनी। और सेक्शन 9 बताएगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा अगर समझो तुमको क्या पढ़ना है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स समझ में, तो क्या पढ़ने का, सेक्शन 4 मेमोरेंडम बताएगा, सेक्शन 5 आर्टिकल्स बताएगा और उससे रिलेटेड। तो सर हम ये सेक्शन याद कर सकते हैं कि फॉर श्योर मैं कराता हूँ रेगुलर बैच में, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी आपको करा दूँ। ठीक है, सो डेट जब आप रिवाइज भी कर रहे हो, या आप इफ इन केस कोई पहली बार भी पढ़ रहे, दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं, पहली बार ढंग से नहीं पढ़ा था तो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो दे कैन रिमेंबर। ठीक है, मेरी बात समझो, हम लोग चैप्टर को सेक्शन कौन से चालू करें, सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलते हैं पता है क्या, प्लीज यू कैन नोट और यू कैन लर्न फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या बोलता है, सेक्शन का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म होगी, अरे कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ लोग लगेंगे क्या, हाँ लगेंगे ना सर, वी विल रिक्वायर सर्टेन पीपल्स। हाउ मेनी पीपल्स फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, सो सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कि कंपनी कैसे फॉर्म होगी। तो बता, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो ना तो 2 लोग चाहिए, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो कितने लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए क्या, 7 लोग चाहिए, एग्जैक्टली। अच्छा सर ओपीसी बना रहा हूँ तो बोलते हैं 1 लोग चाहिए। तो अगर आप ऐसे 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 करोगे ना, तो यू कैन फॉर्म अ कंपनी ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर टाइप। ठीक है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, तो उसमें उन्होंने उतनी उतनी लिमिट बता दी। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए उतने लोग लगेंगे, स्टैंड सेक्शन 3 ये चीज बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 याद हुआ क्या, इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा सर मेरे को एक चीज बताओ ना, अपन कंपनी के डेप्थ में जाएंगे, अपन लोगों ने कल काइंड्स ऑफ कंपनी देखा था क्या, यस। अच्छा यही चार्ट तुमको वहां सामने तुम्हारे मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का अगर आप बेसिस देखोगे तो या तो इनकॉर्पोरेटेड या अनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड है तो सबसे पहले बोल रहे हो उसका मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टेचुटरी कंपनीज है या चार्टेड कंपनीज है। ठीक है, ये तो अब खत्म ही है समझो। ये हमारे इंडिया में चलती है जो जिनका खुद कोई अलग स्पेशल स्टेट्यूट के तहत बनी है। इसके अलावा रजिस्टर्ड कंपनी वो कहाँ है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। अब अगर मैं लाइबिलिटी के हिसाब से बांटूं तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर में हमने क्या पढ़ा, या तो पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, गारंटी में भी ऐसे ऐसे बांट सकते हो और अनलिमिटेड में भी आप ऐसे बांट सकते हो। तो दिस हाउ वी डिड इट। तो इसमें ये सारी बातें इन्होंने यहाँ बताई। लेकिन सर मेरे को एक चीज़ बताओ ना, कि कंपनी आप बोल रहे हो बनाना है, कंपनी बनाने का आइडिया किसको आता है, कंपनी कौन बनाता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में कौन लाता है, कौन उसके बारे में सोचता समझता है, उसके लिए सारी प्लानिंग करता है। तो देयर इज अ वन वर्ड दैट इज प्रोमोटर, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर एक वर्ड, एक बंदा होता है जो इसको लीगल एग्जिस्टेंस में लाता है। प्रमोटर इज समवन हु डज एवरीथिंग टू ब्रिंग इट टू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, प्रमोटर हर वो काम करता है। जनरली प्रमोटर लाइबल भी होता है बहुत सारी चीजों के लिए। तो ये कौन से सेक्शन में है, इज मेनी ऑफ यू मस्ट बी आंसरिंग। ठीक है, तो वी नीड टू ऑलवेज से सेक्शन 2 क्लॉज 69, उल्टे सीधे काम करने वाला प्रमोटर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग नाउ कि सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डेफिनेशन है। तो उल्टे सीधे काम करने वाला कौन होता है, प्रमोटर। तो ऐसे मान सकते हो भाई, प्रमोटर अगर कंपनी बनाएगा तभी तो हम लोग को कंपनी लॉ पढ़ना है, अगर प्रमोटर कंपनी नहीं बनाता तो कंपनी लॉ कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता, माइट भी। तो जस्ट इन केस ऐसे सोच के हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो सर प्रमोटर कौन सा बंदा होता है, तो प्रमोटर के बारे में ना हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी है। आई होप ये आप लोगों को दिख रही होगी, चलो लेट्स रीड इट आउट। क्या लिखा है कि प्रमोटर मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी जो क्या काम करता है, सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है, क्या, कंपनी को क्रिएट करने के लिए, माउल्ड करने के लिए। एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउल्ड, माउल्डिंग, गाइस, एनीवन, यू गाइस कैन राइट इट इन द चैट। स्ट्रक्चर बनाना, ओके, शेप देना बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर करना या शेप देना, एग्जैक्टली राइट। तो उसको एक लीगल शेप देना। ठीक है, शेपिंग करने का काम करता है भाई, मतलब एक उसका ढांचे में डालना। ठीक है, स्ट्रक्चर देना, फॉर्मिंग इट टू अ शेप, यस, अ कंपनी एंड सेट इट गोइंग। ठीक है, तो उसको बनाना और उसको चलते रहने का पूरा काम करके देना। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ द प्रमोटर। ये जनरली किस कैपेसिटी में काम करता है, फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट का नाता होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। तो अगर आज आप प्रमोटर बन रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसके साथ एसोसिएटेड हो, इनिशियल फॉर्मेशन। आज क्या मैं बोल सकता हूँ, मुकेश भाई अंबानी इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इफ आई एम सेइंग यस देन आई कैन से यस सर, लेकिन वो तो जब कंपनी बनी थी तब तो वो नहीं थे। हो सकता है धीरू भाई अंबानी भी नहीं थे उस टाइम तो, बट कैन दे बी टर्म्ड एज अ प्रमोटर, ये जरूरी नहीं है, दैट इज व्हाट दे हैड रिटन। बट इट नॉट नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन। कंपनी जब बनी थी जरूरी नहीं तब से आप साथ में हो या तब आपने कंपनी बनाई थी। आप बाद में भी क्या बन सकते हो, या तो कैपिटल अच्छा खासा लगा दियो,
तो या कोई और तरीके से कंट्रोल है या कहीं से भी यू कैन बिकम अ प्रमोटर। सर तो प्रमोटर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है ना सेक्शन 2 क्लास 69 में, कल ही तो देखे थे। सर क्या होता है प्रमोटर, मतलब वो बंदा जिसका नाम कहाँ है प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर, या जिसको कंपनी ने कहाँ आइडेंटिफाई किया एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, मतलब एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम, वो जो हेडिंग में प्रमोटर की हेडिंग में मेरा नाम आता था बिकम अ प्रमोटर इन जनरल। इसके अलावा मेरा ना कंपनी में क्या है कंट्रोल है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर एज या तो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में या डायरेक्टर की कैपेसिटी में या कोई और कैपेसिटी में। सर या तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी एडवाइस में, जिसके डायरेक्शंस में या जिसके इंस्ट्रक्शन में, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना कंपनी के, ये जो नौकर लोग हैं ना, ये मेरी एडवाइस पे क्या करते पता है क्या, वर्क करते। दे आर कस्टम टू एक्ट, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, माई एडवाइस, माई इंस्ट्रक्शन। सो अल्टीमेटली आई ऑल्सो बिकम अ प्रमोटर। बट any person who is acting in a professional capacity, only acting in a professional capacity will not be counted as a promoter। मीन्स हम जैसे लोग समझो सर, यानी कि मैं सीए हूँ, यानी कि मैं सीएस हूँ, यानी कि मैं सीएमए हूँ, या मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं कंपनी को बार बार क्या करता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ। सो दे एक्ट ऑन माई एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। सो एम आई promoter now? No, I don't become a promoter just because I'm acting in my professional capacity, क्योंकि मेरा काम ही मेरा धंधा ही तो मैं तो करूंगा, एंड दे आर गोइंग टू सपोज टू फॉलो माय एडवाइस, माय इंस्ट्रक्शंस, माय डायरेक्शंस। सो इफ एनी पर्सन इज एक्टिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रमोटर हो गया ना भाई, तो क्या होगा पता है क्या तुमको? ठीक है, मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रमोटर इज लाइबल इन सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, दैट्स वाई इसमें आप इनको काउंट नहीं करते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तब मैं डेप्थ में जा रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं चाहूँ ना इसको बहुत फास्ट कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस पेज एंड आई कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक सेक्शन 3, बट आई एम नॉट गोइंग। वाई? बिकॉज आई विल गो इन टू दिस टॉपिक्स, बट आई वॉन्ट कि एक बार तुम्हारा बेस क्लियर हो ना, देन वी कैन मूव ऑन फास्ट। ठीक है, अपन इसके ऊपर फास्ट आगे बढ़ सकते हैं। बट आई थिंक ये अभी तुमको इतना बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो लेट्स बिगिन इनटू द मेन फेज, जहां से हमको सब कुछ कवर करना है। दिस नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली। हाउ सर? देखो, मैं बताया ना, मैंने इसमें सब चीज़ किया है जो बेस्ट हो सकती है, कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको यहाँ इंक्लूड कर दूँ। सो एवरीथिंग इज कंपाइल्ड इन दिस 10 और 12 पेजेस। सो समवे और दी अदर इसमें बहुत मेहनत लगी है, लेकिन अगर आपने एक बार मेन अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये तो इतना अच्छे से हो जाएगा ना, यू विल बी वेरी हैप्पी वंस यू डू दिस। सो शैल आई प्रोसीड? ओके, आई होप, यस, ओके। सो मैं ये बोल रहा था, देखो अब क्या होता है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सर पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7। सर प्राइवेट कंपनी के लिए 2, ओपीसी के लिए हमेशा 1। सर मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम की यहाँ बात ही नहीं हो रही, अभी तो मिनिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम पब्लिक में कितने भी हो सकती है, इन्फिनाइट। प्राइवेट में 200 होंगे, और ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही होता है। सो वी डोंट नीड टू गो ऑन दिस। सर कंपनी को कैसे क्लासीफाई करते हो? या तो लिमिटेड बाय शेयर कल पढ़े थे, या लिमिटेड बाय गारंटी कल पढ़े थे, या अनलिमिटेड कंपनी। सर मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि जो लाइबिलिटी होगी ना मेंबर्स की, दैट लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अगर शेयर्स वाला है। गारंटी में जो वाइंड अप के तौर पे, आप जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, अपने बिजनेस को बंद करेगी, तब जितना पैसा ला के देना होगा, जितने लोगों ने प्रॉमिस किया, दोज हु हैव टेकन अंडरटेकन अ गारंटी, दे विल कंट्रीब्यूट। अनलिमिटेड कंपनी तो क्या आपका घर बार जाता है पूरा पूरा, मतलब अनलिमिटेड कंपनी बनाना इज नॉट एन ईजी थिंग इंडिया में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा भी था कि इतने एग्जाम्पल्स है नहीं हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी की। बट ऑल दो, लेट्स बैक ऑन दी प्रोविजन। तो सेक्शन 3 ने तो ये बोल दिया। सर आप बोले थे सेक्शन 3A भी आएगा, आएगा ना भाई, नीचे आएगा। बट उसके पहले एक बार ओपीसी का बड़ा कॉन्सेप्ट निपटाया गया। क्वेश्चन आ सकते हैं क्या सर इस पे? यस, वेरी श्योर क्वेश्चन आ सकता है। ओपीसी पे क्वेश्चन आ सकता है सर सेक्शन 3 पे। अरे भाई तुम खुद बताओ, ये बच्चों की चीज पूछेंगे क्या? विल दे गोइंग टू आस्क? इन जनरल नहीं, बट आई डोंट नो अबाउट इंस्टीट्यूट, बट मेरे हिसाब से 99.99% they shouldn't be asking this. Okay, okay, let's move into the further next topic. This is very important. Please take a deep breath and come with me. Okay, ओपीसी। ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी। सर ओपीसी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी के दो आर्म्स है, एक क्या था ओपीसी, एक क्या था स्मॉल कंपनी। सर ओपीसी कौन से सेक्शन में डिफाइंड था? आई थिंक सेक्शन 2 क्लॉज 62। स्मॉल कंपनी का में डिफाइंड था सर सेक्शन 2 क्लॉज 85। ठीक है, अरे ऐसे सर बताने से क्या होता है पता है क्या, सेक्शन साथ साथ याद हो जाते हैं।
दैट इज वाई आई डू स्पोक दिस। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये बोलता हूँ बीच बीच में। तो क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 3। ठीक है, 1C। अब ये क्या बोलता है, हु कैन फॉर्म अ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्लीज मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। क्या लिखा है, सबसे पहली कंडीशन बोल रहा है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। एक तो आप क्या हो, नेचुरल पर्सन हो, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एज अ ओपीसी के तौर पे फॉर्म कर सकती है। कि मतलब समझो, आज मैं ए लिमिटेड हूँ एंड आई वांट टू इनकॉर्पोरेट अ बी बी प्राइवेट लिमिटेड या बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कैन आई फॉर्म इट? No. Why? Because it is only available to a natural person. They can only form only a natural person who is an Indian citizen and very important point, resident in India or otherwise. Or otherwise. ठीक है, वापस, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। ये तीन देखो जो मार्क्ड है, जो चीजें हाईलाइटेड आई होप आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा होगा, बहुत मेहनत से वो हाईलाइटेड है। तो लिखे ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, ठीक है, कैन बिकम अ मेंबर, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर में। वापस, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन resident in India or otherwise can become a member or a nominee in any OPC। ठीक है, आई होप ये आया होगा, इसको मैं डेप्थ में समझाऊंगा, बट प्लीज बी विद मी। ठीक है, नेचुरल पर्सन हो आप, ठीक है, क्या आप इंडियन रेसिडेंट हो? ओके। क्या आप रेसिडेंट हो या अदरवाइज हो? ओके। तो आप क्या बन सकते हो, या तो मेंबर या तो नॉमिनी किसी ओपीसी का। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब आओ और आगे आओ, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिडेंट का मतलब क्या है सर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना, रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट का मतलब है एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज, 120 डेज और मोर। ठीक है, यस। ठीक है, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली दिस वाज वर्ड वाज नॉट देयर बिफोर आई थिंक 2021 अमेंडमेंट, बट आफ्टर 2021 दे अमेंडेड इट, है ना, एंड नाउ दे हैड मेड इट रेसिडेंट इंडिया और अदरवाइज, मींस रेसिडेंट इंडिया हो या और नॉट, अदरवाइज मतलब नॉट। ठीक है, तो भी यू कैन मेक अ ओपीसी विद सर्टेन प्रोविजंस। आया समझ में? ठीक है, आई होप आ गया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से पढ़ना, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया or otherwise can become either a member either a nominee in any OPC। रेसिडेंट का मतलब क्या है, आप अगर 120 दिन या उसके ऊपर पिछले साल यहाँ रहे हो तो यू कैन बी काउंटेड अंडर रेसिडेंट, एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज में आ जाओ। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, कल मैंने ये भी बताया था, ये वाला पॉइंट। चलो आओ पहले तो, माइनर क्या नहीं बना सकता, माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर, नॉमिनी और होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ओपीसी कान इनकॉर्पोरेट, इंपॉर्टेंट। माइनर का तो बेसिक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज क्या है, ओपीसी कैसे नहीं बन सकती एज अ सेक्शन एट कंपनी? सेक्शन एट कंपनी क्या होती है सर? इट इज अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला कंपनी, गुड गुड आत्मा वाला कंपनी, अच्छा अच्छा काम करने वाला कंपनी। ठीक है, तो सेक्शन एट कंपनी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और मतलब वही लिखा है ना, ओपीसी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड टू बी अ सेक्शन एट कंपनी। कैन दे बी कन्वर्टेड टू एनी अदर कंपनी? यस दे कैन बी। ठीक है, हाँ। और क्या इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस थर्ड वाला पॉइंट, आखिरी वाला पॉइंट। गाइस प्लीज ध्यान देना कि दे कांट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटी। एनबीएफसी समझते हो क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाला जो एक्टिविटी होता है ना, धंधा। ठीक है, या इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये वाला धंधा करने के लिए अगर आप क्या बनाना चाहते हो, ओपीसी, तो बोलते हैं नहीं नहीं बनाना। ओपीसी बन के तुम ये वाला धंधा नहीं कर सकते। ये याद रहेगा क्या, ये 2 पॉइंट, सेक्शन 8 और ये वाला। अगर तुमको ये 2 पॉइंट याद है ना, तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा चीज है, समझ लो यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस, अगर तुम ये याद रखते हो तो। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस एनबीएफसी एक्टिविटी वाला बिजनेस। ठीक है, बहुत चांसेस है। बढ़ो आगे। ठीक है, चलो। अब सर मेरे को एक चीज बताओ ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में तुमको पता है क्या 6-7 क्लॉजेज होते हैं? हाँ। समझो जनरली तो जो नॉर्मल कंपनीज होती है उसमें नॉर्मल क्लॉज होती है, लेकिन ओपीसी के केस में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, डेट इज नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। ठीक है, नॉमिनी रखना जरूरी है। नॉमिनी क्या होता है सर, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स की एक ओपीसी है।
ठीक है, आज उन्होंने ओपीसी बनाई, अकेले एक ही मेंबर है। अब अगर कल चल के ये मर गए, इनको कुछ हो गया, तो इनके पीछे कोई होना चाहिए जो इस ओपीसी को संभाले। यस, तो ही नीड्स टू अपॉइंट, मिस्टर एक्स नीड्स टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन हु विल बी termed as a nominee, and in case of Mr. X death or incapacity to contract, the nominee will ultimately become the member of the OPC। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। वो यही बोलना चाह रहे हैं कि हर ओपीसी में क्या होना चाहिए, नॉमिनी। क्या सर ये नॉमिनी कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ। क्या कभी भी भगा सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, गोइंग कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वही चीज हमको याद रखनी है, नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनी को भगा सकते हैं। सर नॉमिनी अपॉइंट करना तो ठीक है, मैं अपॉइंट कर लूंगा, क्या मैं अपने नॉमिनी को भगा भी सकता हूँ? यस। अभी समझो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नॉमिनी बनाया था, लेकिन हमको समझ में मिस्टर वाई के साथ अब उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, उनको नहीं रखना है, तो क्या उनको हटा सकते हैं? यस, हटा देंगे। उसकी जगह मिस्टर जेड को रखना है तो मिस्टर जेड को रख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज बताओ ना, अब ये अगर एक्स वाई जेड ये सब जो भी हट रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं, तो क्या ये बार बार ऐसे चेंज होंगे? इन सब का नाम क्या रहता है? नॉमिनेशन क्लॉज। कहाँ पे होता है ये? मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम में तो हम लोग एक वर्ड और भी पढ़ते हैं, क्या? कि सर अल्ट्रेशन भी तो होता है। जब जब आप किसी भी नॉमिनी को हटाओगे, किसी और को अपॉइंट करोगे, फिर हटाओगे, फिर अपॉइंट करोगे, तो ये विल इट बी काउंटेड एज अ अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम? सो दे हैव स्पेसिफिकली सेड इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सर व्हाट इज अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम? मेमोरेंडम में चेंजेस करना। जिसको नहीं पता है, डोंट वरी, व्हेन वी विल कम अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 12 13 13, ठीक है, देन आई विल टीच यू कि और क्या है इसके बारे में। बस इतना समझ लेना, इफ इन केस जस्ट मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, नॉमिनी। आज मिस्टर एक्स ने वाई को रखा था, वाई को हटा के अब जेड को रख रहे, जेड को हटा के ए को रख लिए, ये बार बार चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या इसको आप मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन मानोगे? स्पेसिफिकली नहीं। ठीक है, तो लिखा एमओए मस्ट कंटेन द नेम ऑफ नेम एंड द रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। तो नॉमिनी का नेम और उसकी रिटर्न कंसेंट बहुत जरूरी है भाई। अगर समझो आज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रहे हैं एज इज नॉमिनी, तो यार उसकी प्रॉपर लीगल कंसेंट भी तो होनी चाहिए रिटर्न में, कि हाँ यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई जोर जबरदस्ती करके अपॉइंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, आई एम फ्रीली अपॉइंट बीइंग अपॉइंटेड हियर, ऐसा करके। ठीक है, तो फाइलिंग ऑफ नॉमिनीज, ये ऑफकोर्स ये आरओसी को बताना पड़ता है। फॉर्म नंबर NC 32 क्या होता है? स्पाइस का। स्पाइस क्या होता है सर? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। समझ में आ रहा है? ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है, ये इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। जब सेक्शन 7 आएगा ना तब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये फॉर्म फाइल करते हैं जब कंपनी बनती है, तो उसी में आप क्या चिपका देते हो? ये रिटर्न कंसेंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। सर नॉमिनी शेल बिकम मेंबर इन केस ऑफ सब्सक्राइबर डेथ या सब्सक्राइबर्स इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, तो अब क्या, जो मेंबर खुद था एक्स, जो मिस्टर ओपीसी खुद के थी, अब क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं, या तो मर गया या पागल हो गया, तो उसके बदले कौन आएगा सर? उसके बदले उसका जो नॉमिनी था ना वाई, अब वो अपने अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? यहाँ का मेंबर। वही चीज तो लिखी है। सबसे अच्छी चीज, अब 2 पॉइंट बस तुम मेरे साथ देना, अच्छे से पढ़ना, बाकी मैं तुमको एक नंबर से समझा दूंगा, तुम आराम से मेरे साथ बने रहना। ठीक है, अभी तुमको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सर ये विड्रॉल ऑफ कंसेंट क्या है? चलो पढ़ते हैं। लिखा है नॉमिनी इंटीमेट विड्रॉल ऑफ कंसेंट टू सच सोल मेंबर एंड टू दी ओपीसी। कुछ नहीं, समझो एग्जाम्पल के तौर पे वापस आते हैं अपने ये XYZ वाले एग्जाम्पल पे। जस्ट अ सेकेंड, समझो आज किसकी ओपीसी है? मिस्टर एक्स की ओपीसी है। ठीक है, उसमें नॉमिनी कौन है? उसमें नॉमिनी है मिस्टर वाई। क्या हुआ? मिस्टर वाई आज अपना रिटर्न कंसेंट दिए थे, ठीक है, और ये किसको पता था? एक्स को भी पता था, और मतलब ओपीसी को भी पता था, और उनको भी पता था, रजिस्ट्रार को। ठीक है, रजिस्ट्रार ने नोट करके रखा होगा कि भाई मिस्टर एक्स के ओपीसी के नॉमिनी कौन है? मिस्टर वाई। ठीक है, अभी तक तो सब सही चल रहा है। तो क्या अब ये जो मिस्टर वाई है, ये खुद छोड़ के जा सकते हैं क्या? हाँ, तो अगर कंसेंट विड्रॉ कर लिया उन्होंने, अब मैं रेडी नहीं हूँ, मिस्टर वाई बोलते नहीं यार मिस्टर एक्स, मेरे को आपकी ओपीसी का मेंबर नहीं बनना है, आई नीड टू रिजाइन, आई नीड टू विड्रॉ, आई नीड टू क्विट वट एवर, तो कैन ही? यस ही कैन। तो वही लिखा है, नॉमिनी किसको बताएगा? अपना विड्रॉल ऑफ कंसेंट मेंबर को और ओपीसी को। अब ये जो सोल मेंबर है, आज समझो मिस्टर वाई तो छोड़ दिए, उन्होंने हमारा नाता तोड़ दिया, तब इनके इन्होंने धोखा दिया हमको, तो इनके बदले अब हम किसको रखेंगे? समझो अब ये एक्स ने ना नया नॉमिनी अपॉइंट किया, किसको? मिस्टर जेड को। जेड के साथ भाईचारा इनका अच्छा हो गया। ठीक है, अरे यार रुक जाओ। तो मिस्टर जेड के साथ इनका भाईचारा अच्छा हो गया, तो अब इन्होंने मिस्टर जेड को क्या अपॉइंट कर लिया? नॉमिनी। तो सर अभी मिस्टर एक्स का नाम कटवाना पड़ेगा, कहाँ से? आरओसी के रिकॉर्ड से। और किसका नाम जुड़वाना पड़ेगा? मिस्टर जेड का। तो समझो क्या लिखा है, अब सोल मेंबर क्या करेगा? अनदर मेंबर को नॉमिनेट करेगा। अनदर मेंबर कौन हो गया? मिस्टर जेड।
आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कितने दिन के अंदर, है ना, एज एज द नॉमिनी एंड विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस। और कंपनी विल नाउ, अब ये किसको बता देगा? कंपनी को। ये कंपनी, ये मिस्टर एक्स जो है ना, ये जो मिस्टर एक्स है, वो एक्स ये ओपीसी को बता देंगे कि मैं किसको अपॉइंट कर लूँ? जेड को। अब अब क्या होगा इसके बाद? ये 15 days के अंदर में, जस्ट सेकेंड ना, हाँ, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस, ओके। जहां से नोटिस है तो कंपनी विल नाउ इन्फॉर्म टू दी आरओसी ऑफ द न्यू नॉमिनी, कितने दिन के अंदर? 30 days के अंदर। कौन से फॉर्म में? आईएनसी फॉर्म में। प्लीज एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, नहीं आया तो बताना, आई विल मेक इट। आया क्या? चलो, अगर नहीं आया तो बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, चलो इधर आओ। क्या बोल रहा है वापस से? एक बार अच्छे से समझो, आ जाएगा। नॉमिनी इंटीमेट करेगा विड्रॉल ऑफ कंसेंट। ठीक है, किसको? सोल मेंबर। सोल मेंबर मतलब मिस्टर एक्स को बताएगा। कौन बता रहा है? मिस्टर वाई। ठीक है, और ओपीसी को। अब सोल मेंबर उसकी जगह, वो तो चले गया छोड़ के, वो कभी भी जा सकते हैं, क्या बंदा जा सकता है? चले गया। अब उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करेगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है। अब जहां से अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, तो कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कौन से फॉर्म में? एनसी फॉर्म में। आया क्या समझ में? सिंपल, आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, इट विल वर्क। आया? होप सो आ गया होगा। देखो, इंपॉर्टेंट है करके वी आर गिविंग टाइम टू दिस। ओके, सम टाइम दे कैन आस्क। होप सो आ गया होगा, आ गया होगा तो आई विल प्रोसीड फर्दर। आया क्या? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो शैल वी प्रोसीड? ओके। चेंज ऑफ नॉमिनी। अरे सर, अभी तो वो खुद क्विट करके गया था, अभी मैं लात मार के भगाना चाह रहा। मेरा मन हो रहा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ मिस्टर एक्स। मेरी ओपीसी है एक्स ओपीसी। ठीक है। मैं मिस्टर वाई को लात मार के भागना चाह, चल भाग यहाँ से। तो क्या नहीं, ये सब्सक्राइबर या जो मेंबर है, वो क्या करेगा? जो भी चेंज है नॉमिनी का, वो किसको बताएगा? कंपनी को। कंपनी फिर जो भी नया मेंबर है उसके, वही ऊपर वाला जो पॉइंट पड़े, वो भी छोड़ के जा सकते हैं हम भी। तो जैसे भी वो छोड़ के जाएगा या हम उसको हटाएंगे, तो उसके बदले हमको किसको लाना पड़ेगा? नए नॉमिनी को, नया वाला। ठीक है। और वो हमको किसको बताना पड़ेगा? आरओसी को। तो आरओसी को भी वही सेम फॉर्म में आप बता देना, सिंपल एज दैट। बस ये दो चीज में मेरे को तुम्हारा साथ चाहिए था, बाकी चीज तो मैं तुमको जोरदार तरीके से समझाता हूँ। चलो आओ, आ जाओ। एक नंबर है, क्या बोलना चाह रहे? सर, व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके। अभी क्या हुआ? सब्सक्राइबर क्या हो गया? जो सोल मेंबर था वो क्या हो गया? या तो निकल लिया, ठीक है, और या तो इनकेपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इनकेपेबल कैसे होता है सर? समझो, जैसे कि वो, क्या सर माइनर हो जाएगा क्या मेजर से? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेजर आदमी कैसे माइनर होगा? सर पागल हो सकते हैं क्या? यस। सर क्या वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं? यस। या इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कोई और तरीके से हो सकता है? यस, फॉर श्योर हो सकता है। तो या तो मर गया, या कोई और तरीके से इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तब क्या होगा? नाउ नॉमिनी, अब क्या होगा अच्छे से समझना। नाउ नॉमिनी बिकम्स मेंबर। ठीक है भाई। नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। यस। हाउ? समझो, मिस्टर एक्स पागल हो गए, ठीक है, या मर गए। उनकी जगह उनका नॉमिनी कौन था? एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स कम ऑन द बिग वाई। मिस्टर वाई थे नॉमिनी। अब क्या हो गया? नॉमिनी अपने आप यहाँ का क्या बन गया? मेंबर। इस जगह का, अभी तक की ये नॉमिनी था, अभी अल्टीमेटली बन जाएगा मेंबर। ठीक है, नाउ नॉमिनी बिकम्स मेंबर। तो नॉमिनी नॉमिनेट न्यू पर्सन विद इन कितने दिन? 15 दिन के अंदर। और ये किसको बताएगा? कंपनी को। और कंपनी फिर वापस आईएनसी फॉर्म में क्या फाइल करेगी? 30 डेज के अंदर आरओसी को। सिंपल सीधा सा बात है भाई। नॉमिनी, अच्छा देखो, यहाँ नॉमिनी इसमें चेंज हुआ था, यहाँ मेंबर खुद मर गया, तो नॉमिनी अपने आप क्या बन गया? मेंबर। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। ठीक है, तो जहाँ नॉमिनी खुद मेंबर बन गया, अब समझो मिस्टर एक्स की ओपीसी में का मिस्टर वाई क्या बन गए? मेंबर। तो अब मिस्टर वाई का जगह तो खाली हो गया ना, तो यहाँ मिस्टर वाई ने किसको अपॉइंट कर लिया? जेड को, एज एज हिज ओन नॉमिनी। किसकी ओपीसी में? एक्स की ओपीसी में। एक्स तो मर गया, नाम भले एक्स का ओपीसी ही होगा, एक्स ओपीसी या कोई और ओपीसी, इस सेंस में। आया क्या समझ में? वापस वापस वापस, क्या बोलना चाह रहे हैं? जहां नॉमिनी मेंबर बन गया, अच्छा नॉमिनी मेंबर कब बनता है? या तो मेंबर मर गया, या तो मेंबर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसकी जगह उसका
पूरा दारोमदार किसके ऊपर आ जाता है? नॉमिनी के ऊपर। तो नॉमिनी अल्टीमेटली बन गया मेंबर। तो नॉमिनी का पोस्ट तो खाली हो गया ना। तो नॉमिनी का अगर फिर पोस्ट खाली हो गया तो फिर कोई नया नॉमिनी आएगा। तो मिस्टर वाई अपने आप ही जब मिस्टर एक्स के मेंबर बन गया वो ओपीसी की, तो मिस्टर वाई की जो जगह खाली हुई उस जगह पे कौन आ जाएगा? मिस्टर जेड। आई होप 2 मिनट का हमको ब्रेक लेना चाहिए, अगर तुमको जोर जोर से कुछ आवाज आ रही है तो। इज देयर एनी डिस्टर्बेंस गाइस? प्लीज 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 मुझे बताना, बिकॉज ना मेरे बाजू वाली बिल्डिंग पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नहीं है? फॉर श्योर? प्लीज प्लीज, हाँ, अगर डिस्टर्बेंस होगा आई विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। नहीं है ना? ओके, थैंक यू। बिकॉज जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो आई थॉट कि वहाँ जोर जोर से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। नहीं है? ग्रेट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, चलो, यहाँ तक की क्लियर थी चीज़ें, कुछ भी बड़ा भारी नहीं था। अब बच्चों का जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है और इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ जो लैंग्वेज में खेलेगा ना, वो नीचे वाला पॉइंट है। इसीलिए उसको अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है। सर क्या है ये? अच्छा समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। एक चीज़ समझना, एक नेचुरल, अच्छा मेरे को ये बता, ओपीसी कौन बना सकता है? ऊपर पढ़ के आए थे बिना देखिए। क्या सर? एक नेचुरल पर्सन, जो बंदा क्या है इंडियन सिटीजन है, जो बंदा क्या है रेसिडेंट इंडिया और अदरवाइज है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो बंदा क्या बन सकता है? या तो ओपीसी, या तो मेंबर, ए, या तो नॉमिनी, या तो मेंबर। मानते हो क्या? पहले तो ये बताओ। एकदम सही, एकदम सही। यस, सही लिखा है। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही नेचुरल पर्सन, अभी क्या बोल रहा है? अभी एक बंदा कितने ओपीसी का मेंबर और कितने ओपीसी का नॉमिनी होगा, ये पता है क्या तुमको? तो इन जनरल क्या बोला जाता है, समझो। इन जनरल रूल ये है कि एक बंदा, ठीक है, एक ओपीसी का एक टाइम पे मेंबर, और वही बंदा किसी और ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मेंबर इन वन ओपीसी, नॉमिनी इन द अदर ओपीसी, एकदम सही। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या है, समझो, मेरी बात समझना। ये बोलना क्या चाह रहे हैं? एक सेकेंड ना। चलो, समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। मिस्टर ए, ठीक है, की खुद की एक ओपीसी है। ठीक है, तो वो उस ओपीसी के क्या है? मेंबर है। ठीक है, और मिस्टर बी की भी एक ओपीसी है। ठीक है, उसमें ये मिस्टर बी तो अपने खुद के मेंबर है, लेकिन मिस्टर बी की ओपीसी में मिस्टर ए क्या है? यहाँ पे नॉमिनी है। समझ में आया? तो मिस्टर ए एक टाइम पे अपनी ओपीसी के क्या है? मेंबर, और उसी टाइम पे बी की ओपीसी के क्या है? नॉमिनी। क्या ये हो सकता है? लीगली अलाउड है भाई, वही लिखा है। एक नेचुरल पर्सन, क्या मिस्टर ए नेचुरल पर्सन है? यस। ठीक है, शेल नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। क्या एक ओपीसी के ज्यादा का मेंबर नहीं बन सकते? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और वही पर्सन क्या नहीं बन सकता? शेल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। मतलब वही बंदा एक ओपीसी ज्यादा, एक ओपीसी से ज्यादा की नॉमिनी बन रही है क्या? नहीं बन रही। मिस्टर एक ए जो है वो अपनी ओपीसी के मेंबर और दूसरी ओपीसी के नॉमिनी बन रही है। समझ में आ रहा है? तो ये बन सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं फिर तुम्हारे साथ खेलूंगा कॉन्सेप्ट में। डन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलो, यहीं पे दिक्कत होती है ना सबसे ज्यादा। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? अब इट इज सेइंग कि भाई देखो, ये बोलना चाह रहा है कि बट वी आर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन द ओपीसी becomes a member in another OPC by the virtue of being a nominee in such OPC। कुछ नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। ठीक है, मिस्टर ए यहाँ पे क्या थे? नॉमिनी, और अपने खुद के ओपीसी के क्या थे? मेंबर। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी मिस्टर ये जो बी है ये मर गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मिस्टर ए यहाँ के क्या बन जाएंगे? मेंबर। ठीक है, तो मिस्टर ए अपने आप यहाँ के बन गए मेंबर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ के क्या बन गए? मेंबर बन गए। तो यार ये वाला ऊपर वाला लॉ तो ब्रीच हो गया ना सर। क्या बोले थे? एक नेचुरल पर्सन एक टाइम पे एक ओपीसी का मेंबर, एक ओपीसी का नॉमिनी होगा, लेकिन मिस्टर ए तो अपनी ओपीसी के मेंबर और दूसरे की ओपीसी के भी मेंबर बन गए। मतलब ये वाले ओपीसी की, सर ये कैसे हो गया? तो ये तो अलाउड ही नहीं है। तो वही लिखा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो नेचुरल पर्सन जो कि मेंबर है ओपीसी का, वो क्या बन गया? मेंबर इन अदर ओपीसी by the virtue of his being nominee in such OPT, तो such person shall meet the above specified criteria। मतलब कि अब इनको क्या करना है? ये जो ऊपर वाला क्राइटेरिया बताया था ना कि एक ही ओपीसी के मेंबर और एक ही ओपीसी की आपको नॉमिनी रहना है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करना था आपको? 180 डेज में। 180 डेज को मैं कितने महीने बोल सकता हूँ? कैन एनीवन टेल मी दिस? 6 महीना। ओके, तो ये है इसके अंदर। ठीक है,
और हाँ बोल सकते हो एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरी बात समझो, ये आया समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मतलब उसको डिसाइड करना था वेदर दे विल कंटिन्यू विद दिस ओपीसी और वेदर दे विल कंटिन्यू विद दैट ओपीसी। ठीक है, तो उसको डिसाइड करना था कि ये वाली ओपीसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जस्ट सेकेंड ना, अगर ये आ गया तो एक बार और प्लीज पढ़ लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ग्रेट। ओके, ठीक है। सो अगर ये आ गया समझ में तो प्लीज बताओ, और नहीं आया तो विल डिस्कस दिस एंड विल प्रोसीड फर्दर देन, जितना मैंने अभी बताया। ये कचरा हो गया होगा, बट मुझे ऐसे ही मजा आता है। सर को ओबीसी होगा तो मेरे रेज में क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? ओबीसी होगा। ओके, मेरी बात समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है एक बार और समझो। ये बोलना चाह रहा है कि भाई समझो मिस्टर ए बीच में फंस गए ना, अपनी ओबीसी के भी मेंबर है और बी की ओबीसी की क्या बन गए अपने आप मेंबर, बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब समझ रहे हो क्या? बिकॉज ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो खुद यहाँ पे नॉमिनी थे, यहाँ पे नॉमिनी थे करके वो यहाँ पे अपने आप क्या बन गया मेंबर, क्योंकि मिस्टर बी मर गए। ठीक है, तो अब ये इधर के भी मेंबर हो गए और इधर के भी मेंबर है, तो ही हैड 180 days, ही इज हैविंग 180 days, वेदर वेयर ही हैड टू डिसाइड whether he will continue with his own OPC और with the OPC of B। मतलब सर क्या करना है, वो एक जगह ज्वाइन करेंगे, यस। तो एज अ मेंबर, मेंबर क्योंकि ऊपर वाला क्राइटेरिया ऑल टाइम के लिए फुलफिल रखना है, एक ही जगह पे आप मेंबर बन सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिसाइड कि सर अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, अपनी ओपीसी को, तो यहाँ के लिए मेरे को किसी और को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, दूसरे को। ठीक है, मेंबर और नॉमिनी दोनों। समझ में आ रहा है? तो इसका भी राइट मेरे पास ही था ना, तो जो भी मुझे करना है, या मैंने सोचा मैं अपनी ओपीसी छोड़ देता हूँ, तो समझो एक ही खुद की ओपीसी में मिस्टर सी समझो क्या थे यहाँ पे नॉमिनी, तो सी अपने आप यहाँ पे क्या बन जाएंगे, मेंबर। और यहाँ पे ये जो था, अब सी तो छोड़ो, और ए अपने आप यहाँ का क्या बन गया, बी की ओपीसी का मेंबर। ऐसा, तो वट एवर ही इज गोइंग टू डू ही टू डिसाइड विद इन 180 days। अगर ये 180 days याद नहीं आता तो यू डोंट नीड टू लर्न दिस 180 days, बट ये बेसिक सी चीज याद रखना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी पे आता हूँ फिर मैं, अगर ये आ गया है तो सबको क्लियर हुआ है तो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट आता है सर कन्वर्जन ओपीसी, क्या एक 1% कंपनी दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? बोले हाँ। क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करो। एनओसी का मतलब समझते हो क्या? यस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बोलते हैं ना, किससे लेना, मेंबर्स और क्रेडिटर से। सर क्यों लेना पड़ता होगा? तुम खुद दिमाग लगाओ, समझो। एक तो मैं मेंबर हूँ, मैं तो एक ही होल एंड सोल मेंबर हूँ, तो जो करने धरने वाला तो वैसे मैं ही हूँ। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रेडिटर्स। समझो तुम जितने लोग हो ना, जितने भी लोग देख रहे हो, तुम सबने ओपीसी को उधार दे रखा है। अभी मैं ओपीसी था करके तुमने मेरे को ओपीसी देख के उधार दिया था, अब मैं उसको पब्लिक कंपनी में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वेदर आई एम डूइंग गुड बैड, इट इज गुड और नॉट, जो भी है वो तुमको डिसाइड करना है। तो तुम्हारा भी एक होना चाहिए, तुम्हारा भी पैसा लगा, यू आर ऑल्सो हैविंग एन इंटरेस्ट इन्वॉल्व विद दिस कंपनी। सो बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑफ कन्वर्जन, वी नीड टू आस्क यू, वी नीड टू टेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम यू गाइस, देन ओनली वी कैन प्रोसीड। तो ये हर केस में होता है, कोई भी बड़ा डिसीजन जो कंपनी लेती है, तो मेंबर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, हुसोएवर हैविंग इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी का बिजनेस, कंपनी में जिसका पैसा लगा है, उसको एक बार पूछा जाता है। आया क्या समझ में? है ना? और ये चीज किसको इन्फॉर्म कर दी जाती है? आरओसी को। होप सो समझ में आएगा सर, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एसआर पास करना और इन लोगों से कंसेंट लेना या एनओसी लेना। ठीक है, वेरी गुड।
अब पता है क्या, तुमने शायद सीए फाउंडेशन, अच्छा ये बताओ, सीए फाउंडेशन क्लियर करके कौन आया और डायरेक्ट एंट्री से कौन है यहाँ पे, मतलब दिस सीए इंटर के कोर्स में, या जैसे भी है। ग्रेट। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ओबीसी का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है। ओबीसी का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग आई थिंक वहीं से आए, डायरेक्ट एंट्री, ओके। ठीक है। तो गाइस, जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, ओपीसी या बीकॉम वगैरह के एग्जाम्स में अगर आप लोग के होता होगा, तो यू गाइस मस्ट हैव डन दैट। तो होता क्या है, समझो, कंपलसरी कन्वर्जन बोल रहा है, आज एक फॉर्म ऑफ कंपनी से दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनी में वी आर शिफ्टिंग। ठीक है। तो ये पहले कैसा था पता है क्या, पहले मैंडेटरी कन्वर्जन था, जिसने पढ़ा होगा तो उसने कोई लिमिट पढ़ी होगी। व्हाट इज द लिमिट सर, दिस वाज द लिमिट। व्हाट, या तो आपका कैपिटल अपने आप किसके ऊपर हो गया, 50 लाख के ऊपर हो गया, या आपका टर्नओवर 2 CR के ऊपर हो गया, तो आपको मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ता था। यू कांट बी कंटिन्यू विद एन ओपीसी, यू नीड टू कन्वर्ट योर सेल्फ इंटू अ प्राइवेट और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हाट्सोएवर, मेनली। ठीक है, जनरली प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये आपको करना था। बट सर देखो, मैंने ये एक्स्ट्रा दिया है, आई डोंट थिंक ये तुम्हारे मॉड्यूल या कहीं पे होगा, मैंने ये अपने एंड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। तो एक बजट आया, कौन सा, 2021 का, और उसमें एक अमेंडमेंट आया, क्या, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2021। उसने क्या, जो कंपल्सरी कन्वर्जन था उसको रिमूव कर दिया। अब ओपीसी इंपॉर्टेंट यहाँ से, आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इफ दे एक्सीड्स दिस फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड। तो मतलब आज जरूरी नहीं है 2 CR या 50 लाख के ऊपर अगर हमारा ये सब कुछ रिक्वायरमेंट चली गई, तो हमको मैंडेटरी बेसिस में क्या करना है, कन्वर्जन। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट वी नीड टू डू, करंट स्टेटस क्या है, OPCs can continue to operate as a one-person entity even if they surpass the financial limits. This amendment offers greater operational flexibility, allowing OPCs to remain as they are or convert at their discretions. मतलब आज मैंडेटरी नहीं है, आज मेरे को लगता है आज मैं बना हूँ, 6 महीने बाद मेरे को कन्वर्ट होना है, आई कैन बी कन्वर्टेड। मेरे को लगता है 10 साल बाद कन्वर्ट होना, आई कैन बी कन्वर्टेड। तो समझ में मतलब ऐसा कोई आपको हार्ड एंड फास्ट लॉज नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ये याद करना है कि नहीं, फाउंडेशन तक था ये ठीक। ठीक है, इंटर में आई डोंट थिंक ये सब चीजें तुमसे पूछेंगे, बट फॉर अ सेफर साइड मैंने इसे डाल दिया है। सो यू जस्ट कैन गो विद दिस वन, एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके अलावा कोई चीज पे ध्यान मत देना इस पे। ठीक है। हम लोगों ने आई थिंक सेक्शन 3 कवर कर लिया, अगर तुमको ये समझ में आ गया तो। ठीक है, बहुत कुछ बड़ा है भाई, अगर तुम इसको अभी इधर से आओगे ना, मेरी बात समझो, तुम आ जाओ इधर, अगर ये मॉड्यूल से मैं तुमको दिखाऊँ, ये सेक्शन 3 चालू हुआ, फॉर्म ऑफ कंपनी मैंने बढ़ा दिया, काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, फिर दे विल स्टार्ट विद द ओपीसी। नाउ व्हाट दे डन, जो भी इसमें लिखा है ना, इसी से मैंने वहां पे रखा है। लेकिन ये सब जो चीजें है ना, बहुत ज्यादा ज्यादा इन्होंने चीजें बताई है। ठीक है, तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, मैंने भी वही चीज लिखी है। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो आप मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ जो है, और यही सब चीजें लिखी यार, इतना लॉन्ग लॉन्ग लिखा था, तो मैंने उसको कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर दूं। ठीक है, तो शॉर्टन इन द सेंस, जो काम की चीज सब चीजें हैं यहाँ पे, लिमिट्स एंड ऑल, बट टू द पॉइंट है, सारी चीजें यहाँ पे भी कवर्ड है, बट ऐसे चार्ट, ये ऐसे कॉलम्स के फॉर्म में मैंने डाला है ना, तो एवरीथिंग इज बीइंग समराइज्ड हियर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज देयर। सो विद दिस वर्ड्स वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन एकदम मस्त है, एकदम प्यारा सेक्शन है, सेक्शन 3A। जनरली मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, ए फॉर अमेंडमेंट बोलता हूँ। ए फॉर अमेंडमेंट मतलब ये ना बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले केवल सेक्शन 3 था, बट उसके साथ अभी क्या आया, सेक्शन 3A भी आ गया। सेक्शन 3A क्या है सर, सेक्शन 3A टॉक्स अबाउट मेंबर्स, उसी से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कितने लोग बोला था, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए थे, 7। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए थे, 2। सर लेकिन अगर आज की डेट में मेरे को ये पब्लिक, अब क्या हुआ समझो, ये पहले तो टॉपिक क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। कोई मेरे को इसका मीनिंग बताएगा क्या, सेवरली, अगर तुमने कहीं पे पढ़ रखा है तो, जैसे कि पार्टनरशिप है, जो भी फाउंडेशन वगैरह से आए होंगे। पर्सनली, ग्रेड। एक सीरियसली क्या होता है, पर्सनली होता है ना, सेपरेटली नो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी टाइप से बोल दो क्या। ओके, ग्रेट। तो मेरी बात समझो, बोल सकते हैं पर्सनली, मेंबर की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है कुछ कुछ केसेस में, पर्सनल को मैं ये भी बोल सकता हूँ अनलिमिटेड, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मेरी बात समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जनरली हम लोग को सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्लीज कैन यू गाइस रिमेंबर दिस। ओके, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मैं भाई तुमको सेक्शन भी याद करा रहा हूँ,
दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कैसे, मेरी बात समझो। जनरली एग्जाम में ना सेक्शन लिखना एकदम मैंडेटरी नहीं है, बट एग्जाम में अगर आप सेक्शन और उसका नाम लिख के आओ तो एग्जामिनर इंप्रेस्ड हो जाता है। सर सेक्शन, सर यहाँ कंटेंट याद नहीं होता, आप सेक्शन भी याद करने बोल रहे हो, इज इट अ नॉर्मल थिंग? नो, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अगर 100 बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं ना, तो उसमें से 90 बच्चे सेक्शंस शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिख पाते या उनको आता नहीं है। केवल 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे ही होते हैं जिनको सही से सेक्शन आता है। सो मैं तुमको उस लिस्ट में जाना डालना चाह रहा हूँ, इलाइट लिस्ट में, जिसमें तुमको मैं सेक्शन भी याद करा दूँ। तो क्या तुम मेरे से आंख बंद करके बोलोगे क्या? सेक्शन 3 क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने देखा था पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोग चाहिए थे, ओपीसी के लिए तो एक ही लोग चाहिए थे। ठीक है। तो अभी क्या सेक्शन 3 ये बोल रहा है, अगर समझो आपकी कंपनी में कितने थे, पब्लिक कंपनी में 7 लोग थे कम से कम सब्सक्राइबर, और प्राइवेट में थे 2। अभी हुआ क्या भूल से ना, समझो एग्जाम्पल हम 7-8 लोग मिलके एक कंपनी बनाए, 7 लोग मिलके। अभी ना मैं पर्टिकुलर मैं मेरा ना दुबई में कोई काम आ गया, तो आई एम शिफ्टिंग टू दुबई। तो मैं ये यहाँ से छोड़ के चले गया। तो अब तुम 7 में से कितने हो गए? 6। बट लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी को कंटिन्यू करने की, बनाने की, रखने की, चलाने की? 7। लेकिन हम 7 से कितने हो गए? कम। तो इसी को मैं बोल दूं कि स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट से कम हो गए। स्टेचुटरी या स्टेटूटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हो। तो लॉ ने कितना बोला था, कम से कम कितने होने? 7। तुम कितने हो गए बोल रहे हैं? 6। क्या ये सही है? क्या ये अच्छा है? क्या ये लीगल है? बोलते नहीं। तो सर कैसे करें, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, उन्होंने बोला कितने महीने का टाइम दूंगा मैं तुमको? 6 मंथ का। तो लॉ ने हमको कितने महीने का टाइम दिया? 6 मंथ का। ये बोलना चाह रहे हैं, अगर आप 7 से कम या 2 से कम हो गए, और अगर आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कितने महीने से ज्यादा? 6 महीना, मतलब 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीना किस लिए सर? 6 महीने में ना, जब ये 6 हो गए ना 7 से, इसमें एक जन और को प्लीज ऐड करो और वापस कितने हो जाओ? 7 या उससे ज्यादा, जो भी स्टेचुटरी लिमिट आपके लिए बताई गई है। तो कितने महीने का टाइम है सर? 6 महीने में किसी एलिजिबल पर्सन को ढूंढ लो, अपनी कंपनी का मेंबर बना लो, सब्सक्राइबर बना लो, वॉट एवर। ठीक है। अब आपको इसके अंदर में ये ला के रखना है। अगर सर इससे कम हो गए तो, और फिर भी हम लोग 6 महीने के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बोलता है जितने भी मेंबर्स क्या है, कोग्निजेंट है। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस कोग्निजेंट? इससे क्या होता है बताइए? खुद को हाँ, अवेयर, एग्जैक्टली, जिनके नॉलेज में है, जिनको नोटिस में है, जिनको नोइंगली पता है, एग्जैक्टली नोन, एग्जैक्टली एकदम सही वर्ड्स बोल रहे हो। तो जिनके नॉलेज में है, जिनके नोटिस में है, जो दोज हु आर अवेयर, ठीक है, दे आर लायबल फॉर होल ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है। मेंबर्स आर कोग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। फैक्ट मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? जिनको पता है कि हम लोग कितने हो गए, 7 से कम कितने चल रहे हैं अभी? 6। और कितने महीने हो गए हमको? 6 महीने से ज्यादा। लॉग ने जो हमको पीरियड दिया था 6 महीने का चेंज करने का, हम उससे भी मतलब उसको नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करने का हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, और हमको ही पता है, फिर भी हम बिंदास बिजनेस कर रहे हैं। तो जो मेंबर करे ना, समझो 6 के 6 को पता था, तो 6 के 6 क्या होंगे? लाइबल होंगे। सर कितने डेट्स के लिए? सेवरली लाइबल फॉर द होल डेट, जो उस पीरियड में होगा। प्लीज यहाँ कहीं पे भी ऐड कर लेना, ड्यूरिंग डेट पीरियड। ड्यूरिंग डेट पीरियड मतलब सर समझो हम लोग 6 महीने के बाद जितने दिन के ऊपर भी बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे, उसमें जो भी लाइबिलिटी आ रही है वो कंपनी की नहीं होगी, फिर आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी। किन मेंबर्स की? इन मेंबर्स की जिन लोग 7 से कम हो गए और जो कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने महीने के ऊपर? 6 महीने के ऊपर। वापस बताओ क्या? एकदम इजी है। ये बोलना चाह रहे हैं सर, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट दोज थिंग, कि भाई अगर आप 7 या 2, जो भी स्टेचुटरी लिमिट है उससे कम हो गए और धंधा कर रहे हो, कितने महीने से ज्यादा? 6 महीने से ज्यादा। ठीक है। तो जो भी मेंबर्स कोग्निजेंट है, लॉ ने कोग्निजेंट वर्ड यूज किया, तो वी कैन ऑल्सो यूज और अवेयर और नो और दोज हु आर हैविंग नॉलेज, तो दे शैल बी सेवरली लायबल फॉर द होल ऑफ द डेट्स, होल ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी, जो उस पीरियड में हुआ होगा। उस पीरियड मतलब 6 महीने के बाद से लेके जब तक आप नया मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर देते। समझो हम लोग 2 महीना लेट हो गए, तो 6 महीने के बाद जो 2 महीने एक्स्ट्रा लेट हुए, तो 2 महीने के बीच की जो भी लाइबिलिटी होगी, जितने बचे हुए लोग हैं, दोज हु आर दिस 5-6 मेंबर्स कंटिन्यूइंग, दोज मेंबर्स विल बी लायबल। एम आई क्लियर? ग्रेट। ठीक है। तो यहाँ तक के तो ये इजी था, बढ़िया ही है, मजा ही आ गया। चलो एक नए सेक्शन में आते हैं, दैट इज सेक्शन 4। मैंने सेक्शन 4 के रिलेटेड जो भी चीजें एक ही जगह कंपाइल कर दी है। होप सो आपको ये एक ही बार में सब चीज मजा आ जाएगा जब खुद सेल्फ रिवीजन करोगे। तो सर सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एमओए को हम लोग क्या चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं? तो बोलता है यस। एमओए क्या है सर? एक रूल बुक बोल सकता हूँ, कि कंपनी बाहर वालों के साथ, और कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसकी औकात बता दी, उसकी पावर बता दी, उसकी अथॉरिटी बता दी, व्हाट ऑल कंपनी कैन डू, हाउ इट कैन डू, व्हाट दे विल
ऑल इट कंटेन। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, चार्टर डॉक्यूमेंट है। तो मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज के अंदर अलग अलग प्रोविजंस कंटेंट होते हैं। तो सर कितने क्लॉज है, 6 से 7 क्लॉज तुम यहाँ पढ़ोगे। पहला काम क्या है, पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। व्हाट नेम क्लॉज सेज कि भाई कंपनी का नाम क्या होगा, समझ में आ रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे हमारी कंपनी का नाम है अरम इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अवर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसके अलावा सर नेम क्लॉज तो समझ में आ गया, आप जो बोल रहे हो थोड़ा बहुत और इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सर सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का एक और नाम क्या होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। कि भाई जो कंपनी बनी है वो किसी सिटी के किसी एरिया में तो होगी, तो वो जिस एरिया में है, जिस जगह पे, जिस स्टेट में है मेनली, ठीक है, तो उस स्टेट का नाम बताओ, तो रजिस्टर ऑफिसर सिचुएशन क्लॉज में हम वो डालते हैं। फिर आता है सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे भारी सबसे इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलते हैं सर, आई थिंक फाउंडेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, अल्ट्रा वायर्स एंड ऑल दोस। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज स्पेसिफाइज कि भाई कंपनी का दायरा क्या होगा, या कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी किस काम के लिए बनी है, क्या काम करेगी, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड टू दी कंपनी। सो ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर, ठीक है, आर रिटर्न अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज। लाइक आज की डेट में अगर हम लोगों ने एक कंपनी बनाई, रिलायंस जियो डिजिटल लिमिटेड, समथिंग लाइक दिस, तो या जियो डिजिटल लिमिटेड, तो जियो का काम क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर जियो का बिजनेस है उसके रिगार्डिंग, तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएगा। नेक्स्ट है सर लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्या होती है, हम लोग देखे थे ना, अलग अलग टाइप से हम लोगों ने लाइबिलिटी क्लॉज पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर्स और वो, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है, जो भी है, इट सेज। नेक्स्ट है सर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल में क्या आता है सर, कि कितने कैपिटल के साथ कंपनी आपकी बनी है, फॉर्म हुई है, जैसे कि समझो हमारा ऑथोराइज कैपिटल, हमारा पेड अप कैपिटल, हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, वॉट एवर व्हाट्सो एवर, वो सब यहाँ पे आता है। मेनली क्या आता है ये चीज, ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, अभी कितना ऑथोराइज, ओवरऑल ऑथोराइज कितना है और उसमें से पेड अप कितना है। ऑथोराइज कैपिटल को मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। फिर आता है सर एसोसिएशन क्लॉज, या उसका एक और बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, अच्छा स्पेसिफिकली दैट इन केस ऑफ ओपीसी। ठीक है, और मेन नॉमिनेशन क्लॉज, ये केवल किसके लिए लगता है, ओपीसी के केस में नॉमिनी, नॉमिनेशन क्लॉज सर बाकी केस में नहीं आता है। लेकिन इन केस में अगर ओपीसी का आप एमओए बना रहे हो तो उसमें अलग से कौन सा क्लॉज आएगा, नॉमिनेशन क्लॉज। समझ में आया क्या, आई होप आ गया होगा, बहुत बेसिक है ये तो, हम लोग बचपन से पढ़ रखी है। अभी हम लोग मेन सबसे पहले वाले क्लॉज में आते हैं, जो बहुत प्यारा सा क्लॉज है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बोलता है सर, सर नेम क्लॉज बोलता है पहले कि जो भी कंपनी बनी है, या तो पब्लिक है या तो वो प्राइवेट है, तो उसके अपने नाम के पीछे जो सरनेम लगाना है, समझ में आ रहा है, वो क्या लगाना है। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है, पीवीटी एलटीडी या एलटीडी वॉट एवर यू आर हैविंग। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो ना, तो ये क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है मतलब, कि मतलब सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे जो सरनेम होता है ना, उसमें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगाना है। तो सर क्या ये लोग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं होते, नहीं, वो ये नहीं बोलना चाह रहे, इनको एग्जेम्पशन है। दे यूज सर्टन अदर वर्ड, सर जैसे कल तो बताया था ब्रो, क्या बताया था मैं बताया जनरली क्लब, ठीक है, या फाउंडेशन, ठीक है, या ट्रस्ट, समथिंग लाइक दिस, ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते, एसोसिएशन। ठीक है, तो दे डोंट यूज एनी, जैसे कि तुमने सुना क्या, रिलायंस फाउंडेशन, तो रिलायंस फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दे जनरली यूज टाटा ट्रस्ट, ऐसा एग्जाम्पल। समझ में आया क्या, आइयो पाया होगा। तो ये तो बेसिक था सर, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ ना, नाम कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तुम इधर आ जाओ, तो बोलते जब आप नेम क्लास पढ़ रहे हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, तो सर सबसे पहले समझो कि नेम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब समझते हो, सेम सिमिलर बोल दूं क्या, ओके, तो बोल सकते हो। तो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी के जैसा नहीं होना चाहिए, उसके जैसा नहीं लगना चाहिए, उसके सिमिलर नहीं होना चाहिए, पहला बोल दिया। या ऐसा कोई नाम आप यूज कर रहे हो जिसको अगर हमने अलाउ किया तो वो क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव, मतलब कोई लॉ में वो नाम अलाउड नहीं है, हमारे इंडिया में कहीं कोई और लॉ बना है वो अलाउड नहीं है। या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लग रहा है वो नाम अनडिजायरेबल, मतलब देने योग्य नहीं है, अच्छा नाम नहीं है, मत लो प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा करके, तो अनडिजायरेबल है। ठीक है,
सेम सिमिलर आइडेंटिकल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, यस, और ट्रेडमार्क्स, यस, ऐसा ऐसा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब सेम सेम लग रहा है, सिमिलर सिमिलर लग रहा है, किसके हिसाब से? या तो किसी कंपनी के नाम, या किसी कंपनी के, या किसी और के ट्रेडमार्क के जैसे लग रहा है, तो वो भी हम लोग उसको मतलब यूज नहीं करते इन जनरली। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको अलाउ नहीं किया, अगर आपको वो चाहिए तो आपको पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि सर कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? जैसे अगर मैं वर्ड इंडिया यूज करने वाला हूँ, तो इन जनरल आपको ऐसे इंडिया वर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट कम के अंदर आ रहे हो, या कोई स्टेट का नाम यूज कर रहे हो, तो इन जनरल नहीं मिलता है। साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रूल 8, 8A एंड 8B, ये जो बनाए गए हैं ना रिगार्डिंग दिस इनकॉर्पोरेशन और ये नेम्स वगैरह के लिए, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तब यू विल बी वेरी क्लियर कि क्या यूज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यस, किंग क्वीन वगैरह तो सब खत्म ही हो गया हमारे यहाँ, ये सब वर्ड अलाउड ही नहीं है, दिस आर नॉट अलाउड वर्ड्स। दे आर सर्टेन वर्ड्स, अगर आपको वो यूज करना है ना, तो यू नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन ओनली दे विल अलाउ। ठीक है, जैसे मैंने बताया इंडिया वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एसोसिएशन, या ऐसा कुछ बोर्ड, बोर्ड वर्ड होता है ना, जैसे सेबी का फुल फॉर्म तुमको पता है क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो बोर्ड वर्ड यूज करो तो इट इज नॉट अलाउड टू बी यूज बाय एनी अदर कंपनी इन जनरल, जब तक वो अप्रूवल नहीं ले लेती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एक कंपनी। हाँ, तो फॉर श्योर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है ना गाइस। एचपीसीएल का नाम सुना है क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट आर दिस? दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो भारत, इंडिया, दे आर यूजिंग हिंदुस्तान। ठीक है, तो हाउ दे आर यूजिंग? बिकॉज दे आर गवर्नमेंट कंपनी ना, तो गवर्नमेंट कैन यूज एनीथिंग। बट अगर जैसे तुम और मैं हूं, अपन दोनों मिलके बना रहे कोई कंपनी, सो वी कांट यूज सच नेम्स इन जनरल। ठीक है, ऐसे ही अलाउड नहीं होता आज के टाइम पे। ठीक है, बिकॉज यू गाइज अभी तक ये तुम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी। व्हेन यू विल कम इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ ना, यू गाइज विल सी कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छी कंपनी का एक अच्छा नाम लेने के लिए। मतलब प्रोवाइडेड ऐसे कोई जनरल नाम नहीं मिलता है। जैसे अगर आज समझो कोई भी नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नाम अगर मैं बताऊं, एक वर्ड होता है स्वास्तिक। इट इज वेरी कॉमन नाउ, बट ऑल्दो ये हिंदूज के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, या जैसे कोई कोई भी ऐसा वर्ड है, एग्जाम्पल राम श्याम नाम से मैं कोई यूज करने वाला हूँ, तो दिज आर कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स आज की डेट में इतनी इजीली नहीं मिलते। इट शुड बी यूनिक, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल। ठीक है, चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं सर। एक वर्ड बताओ मेरे को, ये जो एक वर्ड लिखा है स्पाइस, क्या होता है सर? मेरी बात समझो, मैंने तुमको अभी ये बताया कि आईएनसी क्या होता है। आईएनसी फॉर्म का नाम है, तो फॉर्म आईएनसी 32 को ही आज की डेट में क्या बोलते हैं? स्पाइस आईएनसी 32। स्पाइस का फुल फॉर्म मैंने तुमको बताया, नोट करना होगा तो नोट कर लेना। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। सर ये है क्या? पहले क्या होता है समझो ना, हम लोग को ना अलग अलग फॉर्म फाइलिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, तो आज के डेट में इन लोगों ने एक सिंगल विंडो फंक्शनैलिटी ला ली कि आपको ज्यादा फॉर्म नहीं फाइल करने, आप एक ही फॉर्म फाइलिंग करो। ठीक है, और आपका मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक ही बार में हो जाती, स्पाइस। ठीक है, तो इसलिए आज के डेट में क्या किया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई कर दिया क्या, कंपनी बनाने का काम। एक ही बार एक फॉर्म फाइलिंग करो, मेजोरिटी ऑफ काम तो इसी में ही हो जाता है। तो लिखा है, अगर आज आपको क्या करना है, नेम रिजर्व करना है। मेरी बात समझो, मैं इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में आऊंगा। जैसे ही तुम सेक्शन 7 पढ़ोगे ना, ठीक है, फॉर्म लर्न करना है क्या, इन जनरल नहीं करना है। और अभी तो जैसे आपको पता होगा कि नए वाले मॉड्यूल्स वगैरह में भी आए, कुछ कुछ फॉर्म्स को उन्होंने रिमूव किया है, कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने रिमूव किया है। बट स्पाइस याद हो जाएगा, जो याद कराना होगा मैं फॉर श्योर याद कराऊंगा। जैसे मैं मेरी रेगुलर बैच में ना चार्जेस के फॉर्म याद करा देता हूँ, एमजीटी के फॉर्म याद करा देता हूँ, डीपीटी 3 वगैरह याद करवा देता हूँ। ठीक है, पास के कुछ अलॉटमेंट के फॉर्म याद करा देता हूँ, ऑडिटर्स के फॉर्म याद करा देता हूँ। तो वी डू सर्टेन, मतलब नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरेटिकल पर्पज और एग्जाम पर्पज, फॉर दी आर्टिकलशिप एंड आगे का पर्पज ऑल्सो। you will get this forms in your daily life once you qualify or once you go into the articleship. So it is better to go with everything. Okay, let's come back on the topic. अभी हम लोग ये पढ़ते हैं, then after we will, I think we will end this lecture today. We'll continue from tomorrow. ठीक है, कुछ चीजें, लेकिन अभी आ जाओ, अभी पहले मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर वापस सेक्शन 7 में क्या है, कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के टाइम में हम लोग क्या फॉर्म फाइलिंग करते हैं, ये सर कंपनी बनाना इतना ईजी है क्या? देखो, सबसे पहले आज आज तुमको और मेरे को आइडिया है कि हम लोग ना एक धंधा चालू करते हैं क्या, कोई तो भी चीज का। तुम बताओ क्या बेचना चाहिए, कोई चीज बेचने का धंधा अपन सोचते हैं, बताओ कोई अच्छा चीज बताना। ठीक है, सो डेट वी विल स्टार्ट विद दैट, वो धंधा अपन चालू करेंगे अपन लोग मिलके। फटाफट बताओ चैट्स में। ये सोचो ना, तुम्हारा मन होगा ना कोई तो भी चीज का, तुमको लगता है धंधा बहुत अच्छा है।
ओके, पानी पूरी, वाओ, ग्रेट। तो ये तो पानी पूरी इज गुड ऑप्शन। तो हमने बोला लार्ज स्केल में हम लोग ना पानी पूरी बनाएंगे। ठीक है, अरे अब मैंने पानी पूरी ले लिया, अगली बार अपन दूसरा सीए सैलून। ओ माय लॉर्ड, ये क्या बात है, सीए सैलून, वाह। भाई, एक से एक लोग है, टू व्हीलर्स ऑन रेंटल्स, ये भी अच्छा पॉइंट है, हाँ, टू व्हीलर्स ऑन रेंटल्स इज अ वेरी गुड बिजनेस। ओके चलो, लेट्स फॉर आवर टाइमिंग वी यूज पानी पूरी। सो सर, पानी पूरी का बिजनेस वी आर स्टार्टिंग। सो सबसे पहले वी नेम पानी पूरी का कोई धंधा, कोई तो भी नेम हमको देखना है। पानी पूरी वाला, सीए पानी पूरी वाला, विल इट बी फाइन? ओके, नाउ वी वांट अ नेम, सीए पानी पूरी वाला। विल इट बी अवेलेबल? सीए पानी पूरी वाला प्राइवेट लिमिटेड, वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विद दी मेंबर्स जो ये देख रहे हैं। ओके, ए लविश पानीपुरी क्या है? नो नो, लविश पानीपुरी इज नॉट गुड। ठीक है, सीए पानीपुरी इज गुड। ठीक है, चलो तो लेट्स कम अप विद लविश, सॉरी, सीए पानीपुरी। ओके, तो सीए पानीपुरी वाला प्राइवेट लिमिटेड, वी आर गोइंग टू, वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, हमको ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, सीए टेलर, भाई क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। चलो आओ वापस। तो वापस वापस वापस, क्या बोलना चाह रहे हैं कि आज हम लोगों ने ना डिसाइड कर लिया कि हमको तो सर ये नाम चाहिए, सीए पानी पूरी वाला, तीखी मिर्ची की पानी पूरी। ठीक है, तो अब सर हमको ना ये नाम रिजर्व कराना पड़ेगा, नाम पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट द नेम अवेलेबल, और किसी और ने ले रखा है पहले ही? तो हम लोग को ना नेम रिजर्व कराना पड़ता है कि ये नाम हमको मिलेगा कि नहीं। सो वी नीड टू फॉर्म अ फाइल, फॉर्म अ फाइल अ फॉर्म दैट इज स्पाइस INC 32। स्पाइस का पार्ट है, स्पाइस इज इन दी टू पार्ट्स। चलो ये भी बता देता हूँ, स्पाइस ना जनरली दो पार्ट्स में होता है। मेरी बात समझो, स्पाइस के ना, स्पाइस, स्पाइस के सर ये फॉर्म है। तो इसका एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए किसके लिए होता है? नेम रिजर्वेशन के लिए। तुम पूरा पूरा लिख लेना, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। नेम रिजर्वेशन के लिए होता है। सबसे पहले आप क्या फॉर्म फाइलिंग करते हो, ये। अगर ये अप्रूव्ड हो गया तब तो आपके लिए ही खुलता है, आप ये वाला फॉर्म आगे बढ़ के इसमें MOA AOA जो भी आपको फॉर्म और अटैचमेंट्स और डिटेल्स लगानी है आप लगा देते हो, यहाँ आगे बढ़ते हो। बट पहले आप क्या करते हो, नेम रिजर्व। यहाँ पे आप नेम रिजर्व के लिए आपने दिया कि नहीं सर, हमको क्या चाहिए कि सीए पानीपुरी वाला प्राइवेट लिमिटेड, वी वांट टू हैव दिस नेम, विल इट बी अवेलेबल? तो आप ये नाम के लिए फॉर्म फाइलिंग करते हो। तो ROC अगर आपका नाम उसको सब सही लगता है, ठीक है, तो कितने दिन के लिए आपका नाम रिजर्व कर देती है? 20 दिन के लिए। यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 1000 रुपीज इन जनरल। ठीक है, आपने एक बार ये फीस पे कर दिया तो आपका नेम कितने दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा? 20 दिन के लिए। ठीक है, अब अगर आपका नाम में सर सम ऐसा हुआ सर कि कुछ डिफेक्ट निकल गए, जैसे हम लोगों ने ना पानी पूरी वाला की जगह पानी पूरी वाली लिख दिया था, ठीक है, या कुछ और लिख दिया था, तो ROC ने उसको क्या किया, करेक्शन के लिए भेजा। तो ही विल गिव अस अ 15 डेज रीसबमिशन टाइम। रीसबमिशन मतलब वापस से, सर पहली बार में रिजेक्ट नहीं होता है। इफ दैट नेम इज नॉट अवेलेबल ना, the ROC will ask us कि please change your name or have some other rectify your mistake or whatever. So they will give us 15 days का time period. So once we do this ना, ROC will reserve the name for 20 days. Now sir 20 days में हमको क्या करना पड़ता है? अगर एक बार मेरा नाम ये अप्रूव्ड हो गया, ये रिजर्व हो गया, तो अपने आप ही क्या खुल गया ये, और इसमें MOA AOA सारे फॉर्म्स, अजाइल के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं, हमको वो फाइलिंग करना पड़ता है। ये पूरा पूरा कितने दिन में करना है? 20 दिन में सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर लेना है। सर ये हो गया तो बढ़िया, फिर हमारा नाम फाइनल हो जाता है। अच्छा सर समझो ना, मैं ना नई कंपनी नहीं हूँ, हम लोग का नया बिजनेस नहीं है। हम लोग ना पहले समझो सीए टेलर वाले थे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी किसी भाई ने बोला सीए टेलर वाला हमारा बिजनेस था, ठीक है, अभी हम लोग वो टेलर वाला बिजनेस में हमको ऐसा लग रहा है कि यार वी हैव डन वेरी गुड, अब हमको ये कंटिन्यू करना है, हमको दूसरा बिजनेस है, अपना नाम चेंज करना है। तो अब हम लोग अपने नाम को चेंज करके वही सीए पानीपुरी वाला अब करने वाले। पहले से हमारी कंपनी बनी हुई थी सीए टेलर वाला प्राइवेट लिमिटेड, बट अब वो टेलर वाला खत्म करके हमको क्या नाम का चेंज करना है, सीए पानीपुरी वाला। तो कैन वी डू दिस? यस। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो उसको कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना पड़ता है? रन। रन का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, ये आपको फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म फाइलिंग करते हो ना, तो यहाँ 20 दिन के लिए नाम रिजर्व नहीं होता है, 60 डेज के लिए होता है। सर ये क्या बात है, सर नई कंपनी बना रहे तो केवल 20 दिन के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी को 60 डेज के लिए? यस भाई, समझो भी तो ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी तो उसका पहले से धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, दे ऑलरेडी हैविंग अ बिजनेस, उनके पहले ही बहुत सारे काम धाम चल रहे होंगे। सो दे हैड टू कोप अप विद दैट आल्सो एंड दे नीड टू चेंज मेनी अदर थिंग्स। आप तो नई कंपनी बना रहे हो, अगर आपको एक बार मिला तो अब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, यू विल गो फर्दर। बट दे ऑलरेडी हैड्स डन सर्टेन बिजनेसेस, तो उनका पहले ही बहुत सारी जगह पे नाम छपा होगा, बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन या काम उनको पूरा करना होगा। तो दे हैव बीन अलॉटेड द 60 डेज टाइम लिमिट। सो 60 डेज के अंदर उन लोगों को अपना नाम चेंज कर लेना है, जो भी बाकी का प्रोसेस है वो पूरा कर लेना है। तो समझ में आया क्या? ये कहीं काम का गई है। 20 डेज एंड 60 डेज, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो स्पाइस पार्ट ए भी लिख सकते हो, और अगर सॉरी न्यू कंपनी है तो स्पाइस पार्ट ए, और एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ये रन।
सर कोई वो नेम नहीं क्लेम करे 20 दिन तक न्यू कंपनी में, तो वी आर अलाउड। हाँ मतलब मेरे हिसाब से आप जो बोलना चाह रहे हो, आप जो पूछना चाह रहे हो, देखो 20 दिन के लिए क्यों रिजर्व किया जाता है कि वो 20 दिन के अंदर मैं बाकी प्रोसेस कर लूँ, यानी कि 20 दिन के लिए मेरे नाम से रिजर्व है। अब कोई और बंदा सेम नाम से अप्लाई भी करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। अगर 20 दिन के अंदर मैंने मेरा बाकी डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, द मेन पर्पज फॉर द रिजर्वेशन इज दिस ओनली, कि 20 दिन के अंदर आप अपना बाकी डॉक्यूमेंटेशन या बाकी काम पूरा कर लो एंड यू स्टार्ट, मतलब आप वो कर सकते हो। सर लेकिन ऐसा हुआ कि मैं 20 डेज में ना, आज 20th डे है या 19th डे है या 18 डे हो गए, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि सर मेरे को ना 2 दिन 3 दिन के अंदर में मैं पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। सो सर व्हाट शुड आई डू? सो यू कैन एक्सटेंड, फिर से 1000 रुपए दो, फिर और 20 दिन 40 दिन 60 दिन ऐसे करके आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। सर कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? नहीं। तुम्हारे पास कितना पैसा है? आरओसी बोलती कितना पैसा है, जितना पैसा है उतने बार दे, उतने बार मैं आगे 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 उतना उतना बढ़ा दूंगी। नो इश्यूज ऑन दैट। आया क्या समझ में? इफ वी गाइस आर डन विद दिस, विल स्टॉप। आया? बस छोटा सा ये बता दो, नेम क्लॉज का ये खत्म कर दो, फिर सिचुएशन कल से चालू करेंगे, चलेगा ना? या किसी को और चाहिए? और चाहिए इसका मतलब और लंबा खींचना है तो वीकेंड, बट मैं सोचता हूँ कि एक ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए नॉर्मल टाइम पे छोड़ दूं मैं तुमको। चलेगा? ओके ग्रेट। चलो एक आखिरी चीज समझ लो। अभी क्या हुआ पता है क्या? तुम और मैं, अपन लोग क्या फर्जी लोग हैं, तो अपन लोगों ने क्या किया, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जब नाम हमने क्या कर रहा था, रिजर्व कर रहे थे। तो सर ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो अब इसमें दो चीज हम लोगों ने समझो, मेरा नाम लवीश है, मैंने कुछ और नाम बता दिया, तुम्हारा नाम कुछ है, तुमने गलत नाम बता दिया, या कोई भी, मतलब अपना नाम नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कंपनी के नाम के साथ कुछ तो भी 3 5 किया, गलत किया। ठीक है, ये मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वापस आओ। तो ये लिखा है कि अगर कंपनी अभी तक क्या नहीं हुई है, इनकॉर्पोरेट, मतलब कंपनी का नाम हमने अप्लाई किया लेकिन आरओसी उसी टाइम पकड़ लिया कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, तो पहले तो मेरा नाम जो रिजर्व किया था उसको क्या कर देगा? कैंसिल। समझ में? मतलब मेरी कंपनी के लिए नाम रिजर्व किया होगा लेकिन अभी नाम मैंने आगे बाकी इनकॉर्पोरेशन नहीं किया है, उसी टाइम पकड़ लिया, अबे ये तो फ्रॉड है, अबे चीटर है। तो दे विल कैंसिल माई नेम एंड मेरे ऊपर पेनल्टी कितने तक की लग सकती है? इंपॉर्टेंट, 1 लाख रुपी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर कंपनी सर बन गई थी, हुआ क्या, हमने वो 20 दिन के अंदर सारा नाम रिजर्वेशन के बाद सब कुछ कर लिया, आज 2 3 महीना हो गया, अब आरुषि को पता चला कि भाई हमने ऐसी कंपनी बना दी जिसने फर्जी तरीके से नाम अपने लिए रिजर्व कराया था एंड दे डिड समथिंग रॉन्ग। सो व्हाट टू डू नाउ? तो आरओसी मेरे को सबसे पहले क्या बोलेगा, ए सुनना, सीए पानीपुरी वाला, अपना नाम चेंज कर, तूने गलत तरीके से नाम लिया, कोई और कंपनी का नाम तूने चुराया या गलत किया, वट एवर यू डिड रॉन्ग। ठीक है, तो अपना नाम चेंज कर। आई आई नीड टू डू दैट। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, बाय पासिंग ओआर। ओआर मतलब सर क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक आगे एक बार बताऊंगा, एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों का मैं एक बार और उसके बारे में वो बता दूंगा। अभी बस समझ लो ओआर पास करना पड़ता है कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर आपको ये नाम चेंज करना है। अगर नहीं करूंगा तो मेरा नाम क्या कर देगी? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है? आरओसी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कर दी जिसमें अलग अलग सब कंपनीज का नाम होता है, समझे? मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या कर देगी? काट देगी, यानी मेरा लीगल एक तरीके से रिकॉग्निशन छीन लेगी, या वाइंड अप कर देगी। वाइंड अप कर देगी मतलब खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, वाइंड अप कर देगी, मेरे बिजनेस को बंद करवा देगी, मेरे को पूरा बंद करवा देगी। ठीक है, तो स्ट्राइक ऑफ से थोड़ा बड़ा भाई होता है वाइंड अप, ये समझ लो, बाकी सीए फाइनल में समझना। समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर मेरे खिलाफ वो पास कर सकती है। आई होप हम लोगों ने नेम क्लॉज तक पढ़ लिया है। फिर न्यू नेम से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मतलब हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपको फिर भी कंपनी बनानी ही है या कंटिन्यू करनी है तो फिर आप नए तरीके से बनाना पड़ेगा। हो सकता है आरओसी या ट्रिब्यूनल, आपने उनकी बात अगर नहीं मानी नाम चेंज करने की, तो वो लोग गुस्सा हो गए तो आपके ऊपर बैन लगा दिए कि आप कभी कंपनी नहीं बना सकते, या आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, आपको आउट कर दिया गया। इट कैन बी, दे हैव सर्टेन पावर्स। ठीक है, तो वैसी वैसी बात हो सकती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट। यस, बट यू कैन इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी ऑल्सो। वाइफ के नाम पे आप, अरे भाई, वाइफ के नाम पे बना तो लोगे, अपने नाम पे नहीं बना सकती। ठीक है, ओके। सो एनीवन एल्स, कुछ कोई बोल रहा है? चलो आई होप यहाँ तक कि हम लोग क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। विल डू फर्दर मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो बाय।